यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड, एमपी सहित अन्य राज्य की परीक्षाओं में ज्योग्राफी के वे क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं इसमें कृषि करना, खान से खनिज निकालना, आखेट और पशु चराना। इसी को बोलते हैं रेड कॉलर। इन्हें लाल कार्यकर्ता कहा जाता है। पूछा भी जाता है प्राथमिक जो क्रियाओं में लगे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है रेड कॉलर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय क्रिया। जहाँ प्राथमिक क्रियाओं में पशुपालन, मुर्गी पालन, खनन, वानिकी आते हैं, वहीं द्वितीय क्रियाओं में विनिर्माण शामिल होते हैं। इन्हें ब्लू कलर कहा जाता है, यानी नीला कलर कहा जाता है। तो ये भी पूछा था एग्जाम में कि जो द्वितीय वर्ग में लगे होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें ब्लू कलर के नाम से जानते हैं। तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाओं में समुदाय को दी जाने वाला व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे यातायात, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, संचार, प्रशासनिक सेवा। इसमें सेवाओं के बदले जो मिलता है लाभ उसको बोलते हैं। तो तृतीय क्रियाओं में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्रियाएं शामिल होती हैं। इस कार्य में लगे किसी भी व्यक्ति को या वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं। जो व्यक्ति इसमें लगे होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का तो निर्माण करते नहीं हैं, बल्कि अपनी कार्य क्षमता और अपनी कुशलता से समाज की सेवा करते हैं। इन्हें पिंक कलर कहते हैं, यानी गुलाबी कलर कहते हैं। तो ये कोई चीज़ का उत्पादन नहीं करते, जैसे यातायात पे बैठे तो यहाँ से वहाँ पहुँचाया और पैसा लिया, तो उसने कोई उत्पादन नहीं किया बल्कि सेवा किया। शिक्षा, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा इसी में आते हैं। चतुर्थ क्रिया यानी इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटरी एक्टिविटीज। जीन गॉटमैन ने केवल प्रत्यक्ष सेवाओं को ही तृतीय उत्पादन में शामिल किया। उनके अनुसार अप्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थक सेवाएं हैं या व्यवसाय हैं, जैसे अनुसंधान, शिक्षण, कलाकार, शिक्षक, पुलिसकर्मी, लेखक, कलाकार, संगीतकार शामिल है, और अन्य में प्रबंधक, नेता, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक भी शामिल है। इन्हें सफ़ेद कलर या कार्यकर्ता कहते हैं, व्हाइट कलर। पंचम क्रिया। इन क्रियाओं में व्यस्त लोगों की संख्या काफ़ी कम है। इनमें गैर सरकारी तथा गैर कार्यों में लगे हुए उच्च कोटि के अधिकारी तथा प्रबंधक शामिल है, जैसे शोधकर्ता और कानूनी अधिकारी। ये पंचम क्रियाएं में आते हैं। इन्हें गोल्डन कॉलर कहते हैं। क्वथनांक क्या है? वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प वायुदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। पर्ल ऑफ ओरिएंट किसे कहते हैं? सिंगापुर को कहते हैं। तो वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाता है। जल गैस हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45, CO2 4.5। 1 किलोग्राम में इसमें मान जो है 2500 से 2800 होता है। क्वार्टजाइट परतदार चट्टान नहीं है, जबकि जिप्सम, कांग्लोमराइट और डोलोमाइट हैं। तो क्वार्टजाइट परतदार नहीं होता, जबकि ये सब बाकी हैं। हिंडनबर्ग जो रेखा है जर्मन पोलैंड, मैगिनार्ड रेखा है जर्मन फ्रांस के बीच, मैनरहिन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच। तो हिंडनबर्ग जर्मन और पोलैंड, मैगिनार्ड जर्मन और फ्रांस, मैनरहिन रूस और फिनलैंड। 38वीं समांतर कोरिया और नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। 49वीं समांतर USA और कनाडा के बीच में है। इसे सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, जबकि जलेपला नदी का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। वहीं सिपकला का सतलज नदी के द्वारा हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जोजिला सिंधु नदी, जलेपला तीस्ता नदी, सिपकिला सतलज नदी। समुद्री विस्तार 12 मील से जिसको बोलते हैं कई 0.9 किलोमीटर तक। मानक 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। कनारी धारा अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली जलधारा, जिसका नामकरण कनारी द्वीप के आधार पर किया गया है। बेंगुला धारा जो होता है ये अफ्रीका में केप टाउन से प्रारंभ होकर पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर बहने वाली शीतल जलधारा, जिसका नामकरण अंगोला द्वीप तटीय नगर बेंगुला धारा के आधार पर किया जाता है। यह जलधारा नाबी मरुस्थल के शीत जल मरुस्थल बनाती है। मोजाम्बिक चैनल में उत्तर से दक्षिण बहने वाली गर्म जलधारा है मोजाम्बिक धारा। टालचेरिक क्रम की चट्टानें हिमाच्छादन से प्रभावित हैं। हिमाच्छादन का सबसे प्राचीन प्रमाण विंध्यन क्रम से संबंधित है। हिमाच्छादन का भारत में प्री कैम्ब्रियन की चट्टान अत्यधिक कायांतरित हो चुके हैं। जीवाश्म में अवशेष नहीं मिलते हैं, अत्यधिक वलित रूप में मिलते हैं। भारत में गोंडवाना चट्टान का निर्माण पूरा विंध्यन युग में हुआ है। कोयला वृहत निक्षेप है ये। और बात करें अगर तो वर्षा में या वर्षा ऋतु में वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्र होता है। प्रातःकाल में मानसून की अरब सागरी शाखा पश्चिम तट से पश्चिम घाट, महाराष्ट्र, गुजरात एवं MP के कुछ हिस्सों में वर्षा करती है। पंजाब के मैदान एवं निकटतम हिमालय के पास बंगाल की खाड़ी मानसून शाखाओं से मिल जाती है। अरब सागर की उत्तरी शाखा गुजरात, कच्छ की खाड़ी तथा राजस्थान को पार करती हुई बिना वर्षा किए सीधे हिमालय से टकराकर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय के ढालू पर वर्षा करती है। मानसून के एक स्थान पर ठहरने की सबसे कम अवधि पंजाब में होती है, 2.5 महीने रुकती है सिर्फ, जबकि सर्वाधिक समय का रिकॉर्ड केरल में है। किसी नदी में बहने वाले जल की मात्रा को क्यूमेक्स से मापा जाता है। क्यूमेक्स का अर्थ है घन मीटर प्रति सेकंड। घन मीटर प्रति सेकंड क्यूमेक्स। जनवरी से जून तक गंगा में न्यूनतम प्रवाह, अगस्त सितंबर में सर्वाधिक प्रवाह होता है।
तो जनवरी से जून तक गंगा में न्यूनतम हो जाता है, लेकिन अगस्त से सितंबर सर्वाधिक रहता है। एल नीनो पूर्वी प्रशांत में पेरू प्रशांत के तट पर 5 से 10 वर्ष में ये कोसल धारा के रूप में आती है। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर सोनभद्र, डोलोमाइट बांदा मिर्ज़ापुर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर के कचराहट में डोलोमाइट पाया जाता है। तांबा सोनराइट ललितपुर, जिप्सम झांसी और हमीरपुर, चाइना क्ले सोनभद्र, यूरेनियम ललितपुर, बेराइट्स मिर्ज़ापुर सोनभद्र, हीरा बांदा अल्प मात्रा में, मिर्ज़ापुर का जंगली क्षेत्र में अल्प मात्रा में, शारदा एवं रामगंगा नदी के रेत में भी पाया जाता है। तो कभी कभी पूछा था हीरा जो है बांदा में तो पाया जाता है, पर मिर्ज़ापुर के जंगली क्षेत्र में भी है, और शारदा रामगंगा नदी के रेत में। कोयला जो है सोनभद्र का निचला गोंडवाना क्षेत्र है, सिंगरौली क्षेत्र है जो मिर्ज़ापुर को वहाँ पाया जाता है। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में, जबकि रॉक फास्फेट बांदा में पाया जाता है। की बात करें कांच और बालू तो वाराणसी का चकिया क्षेत्र है, झांसी का मुरारी क्षेत्र है, बालावेत है, इलाहाबाद तथा बांदा जिला में भी कांच बालू मिलता है। एंडोलूसाइट मिर्ज़ापुर में, पायराइट्स मिर्ज़ापुर में, सेलखड़ी हमीरपुर व झांसी में। तो सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। जेट स्ट्रीम संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति में 3 बात महत्वपूर्ण है। पूर्वी हवा का बनना, ऊपरी हवा संचार का योग विशेष जेट स्ट्रीम का है, मध्य अक्षांश और उष्णकटिबंधीय संचार के बीच होने वाली गति अंतःक्रिया का योगदान है। इस प्रकार ऊपरी वायुमंडलीय पवन संचार से है तो शीत ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत में 25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। बात करें तो हिटलेसी ने 13 कृषि प्रदेश में बांटा है, जैसे नंबर 1 चलवासी पशु चारण, व्यापारिक पशुपालन, स्थानांतरित कृषि प्रदेश, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, व्यापारिक बागान कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि, व्यापारिक फसल व पशुपालन उत्पादन कृषि, निर्वाहक फसल व पशु उत्पादन कृषि, व्यापारिक दूध पशुपालन कृषि, विशेषीकृत बागवानी या उद्यान कृषि, चावल विहीन गहन कृषि इसी बोलते हैं। सर्वप्रथम 1936 में व्हिटलेसी ने कृषि प्रदेश का वर्गीकरण किया। लोक्सोड्रम क्या होता है? तो लोक्सोड्रम जो है मार्केटर प्रक्षेप पर किन्हीं 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, और क्लोरीन के एक अणु समताप मंडल में लगभग 10 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट करता है। क्लोरीन का एक अणु 10 लाख से अधिक ओजोन को नष्ट करेगा। लोक्सोड्रम क्या है? मर्केटर प्रक्षेप पर किन्हीं 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, मर्केटर पे जो मिलाती है लोक्सोड्रम। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये देखिए प्रवास क्या है? सकारात्मक है। आप्रवास बोलते हैं इमिग्रेशन, ये नकारात्मक है। अल्फ्रेड वेबर 2 के स्थानीयकरण सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले पहले विद्वान थे। 1868 में जर्मन में जन्मे थे। 1909 में इन्होंने जर्मन भाषा में ही उबेरडेन स्टैंडर्डेन इंडस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था। तो ये जर्मन भाषा का था, प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने 2 के स्थानीयकरण सिद्धांत दिया। ख्याति इसलिए नहीं मिला क्योंकि जर्मन भाषा में लिखा था, इसे प्रसिद्धि नहीं मिली। 1929 में इसी का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तब इन्हें प्रसिद्धि मिली, तब से यह सिद्धांत अधिक प्रसिद्ध हुआ। स्थानीयकरण का सिद्धांत सर्वप्रथम 1882 तथा 1885 में प्रस्तुत किया गया था, और ये विल्हेम लॉनहार्ट ने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत दी। इसी को वेबर ने आगे बढ़ाया था, यानी कि जो विल्हेम लॉनहार्ट ने प्रस्तुत किया उसी को आगे बढ़ा दिया। बात करें सौर कलंक, तो सौर कलंक पृथ्वी की जलवायु की दशा की बहुत हद तक प्रभावित करती है तथा जेट स्ट्रीम को भी प्रभावित करती है। एल नीनो की प्रक्रिया विषुवत रेखा के साथ संबंध होता है। एक सौर कलंक का जीवन काल कुछ घंटे से कुछ माह तक होता है। ये लगभग 11.1 वर्ष के समय अंतराल पर प्रकट होते हैं। इसे सौर चक्र भी कहते हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है? तो भारत एशिया में एक प्लेट की स्थिति में है। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट के यूरेशियाई प्लेट से टकराने पर हिमालय बना। भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराव समुद्री प्लेट के निमज्जित हो जाने से हुआ है। तो भारतीय प्लेट कैसे बना है? यूरेशियाई प्लेट के टकराव और समुद्री प्लेट के निमज्जित होने से हुआ है। महाद्वीपीय प्लेट के टकराव से बना है भारतीय प्लेट। महाद्वीपीय और महाद्वीपीय, तो बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत किसका है? फेटर एंड होटेलिंग। और बात करें अगर महासागरीय जल घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान, लवणता, वायुमंडलीय दाब, संवहन क्रिया है। घनत्व के क्षैतिज विचरण पर वर्षा जल, लवणता एवं तापमान का विशेष प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखा के समीपवर्ती सागरों की सतह का जल तथा तापमान अधिक हो जाता है, जिससे यहाँ घनत्व कम हो जाता है। तो घनत्व कम पाया जाता है और अभिसरण संभव नहीं है। तो विषुवत रेखा के समीप सागरों की सतह का जल का तापमान अधिक रहता है, जिससे यहाँ का घनत्व कम पाया जाता है और अभिसरण ही संभव नहीं है। घनत्व के क्षैतिज विचरण पर वर्षा जल, लवणता एवं तापमान का विशेष प्रभाव है। जबकि महासागरीय जल को कौन कौन प्रभावित कर रहा है? तापमान, लवणता, वायुमंडलीय दाब और संवहन की क्रिया। कम तापमान का जल भारी होकर सतह से नीचे गहराई में बढ़ता है, जिसे अभिसरण कहते हैं। अब अभिसरण किसे कहते हैं? तो जब कम तापमान का जल भारी हो जाएगा और नीचे बढ़ जाएगा गहराई में, उसी को अभिसरण कहते हैं। इसके विपरीत उष्ण जल हल्का होकर ऊपर उठता है, इसे अपसरण कहते हैं। थर्मोक्लाइन तापमान तेजी से घटता है। पाइकोक्लाइन किससे संबंधित है? घनत्व। और हेक्लोक्लाइन लवणता को दर्शाता है। तो थर्मो ताप, पाइको घनत्व और हेक्लो लवणता।
तापी प्रतिलोमन क्या होता है, कहाँ पाई जाती है, तो उच्च अक्षांश पर पाई जाती है। आरसन की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी जमता नहीं है गर्म जलधारा के कारण। धाराओं को जन्म देने वाले कारक कौन से हैं, सन्मार्गी पवनों का प्रभाव, जल के तापमान एवं घनत्व में अंतर, वर्षा की मात्रा एवं पृथ्वी की गतिशीलता। तो धाराओं को जन्म देने वाले सन्मार्गी पवन है, जल के तापमान एवं घनत्व में अंतर है, वर्षा की मात्रा में पृथ्वी की गतिशीलता। एंटेलीज पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होने वाली धारा है। पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के मध्य अपरदिश शैल सतह वाले समान ढाल वाले भाग हैं, पेरीमेंट कहते हैं। पेरीमेंट का निर्माण क्या होता है, पर्वताग के पीछे हस्तनिर्मित होता है। तो पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के मध्य अपरदिश शैल सतह वाले समान ढाल वाले भाग को पेरीमेंट कहते हैं। पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के मध्य जो शैल सतह वाले समान ढाल वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं। पेरीमेंट का निर्माण पर्वताग के पीछे हटने से होता है, ये लासन ने कहा। चादड़ी बाढ़ का सिद्धांत ये पेरीमेंट का है, मैगी ने दिया है। पार्श्विक आवर्तन अगर बात करें गिलबर्ट ने दिया। साल उष्ण कटिबंधीय पतझड़ है, चीड़ शंकुधारी है, सगोन पतझड़ वन है, कैक्टस मरुस्थल है। प्रति चक्रवात सब एफ गाल्टन ने दिया है प्रतिवाद। क्योलिनाइट अपक्षीण सिलिका मृतिका के कारण होता है, क्योलाइनाइट सिलिका के मृतिका। बात करें अल्पाइन वन के नीचे मावन वृक्ष पाए जाते हैं, तो जिन्हें अल्पाइन एल्पिन या माउंटेन कहते हैं। अल्पाइन वन के नीचे उत्तरी गोलार्ध में महासागर की सतह की जल का औसत तापमान कितना होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 19 सेल्सियस से 19.4 सेल्सियस या 67 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर की जल का सतह तापमान औसत 16.6 सेल्सियस से लेकर 61 फ़ारेनहाइट होता है सतह की तापमान। तो उत्तरी गोलार्ध में 19 सेल्सियस, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान 16 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में यहाँ 61 और उत्तरी में 67। भारत में टर्सरी युगीन कोयला तो माकूम असम, न्योली तमिल में है, पलना राजस्थान में। पैलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस कल्प में सर्वप्रथम दामोदर, सोन, नर्मदा, महानदी, गोदावरी का उद्गम होता है। तो उसी से होता है कि प्रक्रिया द्वारा सूर्य की शक्ति पृथ्वी की चारों ओर प्रभावित हो रही, तो महासागरी ज्वार के रूप में जो सूर्य की शक्ति है पृथ्वी की चारों ओर वो महासागरी ज्वार के रूप में प्रभावित होती है। तराई क्षेत्र में जहाँ बाढ़ का जल पहुँचता है उसे बांगड़। मरखा घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। जुग घाटी नागालैंड में। सगोला घाटी किन्नौर और यूथांग घाटी सिक्किम। वित्तीय सलाहकार तथा उच्च कोटि के सलाहकार, उच्च कोटि के परामर्शदाता जो आते हैं वो पंचम वर्ग में आते हैं। इन्हीं को रेड कॉलर या गोल्डन कॉलर कहते हैं। स्वर्ण कॉलर या गोल्डन कॉलर लिखी है। वेबर के अनुसार यदि कच्चा माल स्थानिक तथा शुद्ध हो तो उद्योग बाजार के निकट या कच्चे माल के निकट। यदि दोनों कच्चा माल स्थानिक तथा ह्रास समान पदार्थ हो तो उद्योग का स्थापना त्रिभुज के आधार पर होगा। यदि कच्चा माल सर्वसुलभ है तो उद्योग बाजार के निकट स्थापित होगा। यदि कच्चा माल स्थानिक तथा भार ह्रासमान है तो उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित होगा, जैसे लोहा, चीनी, कागज, एल्युमिनियम उद्योग। यदि दो कच्चा माल सर्वसुलभ हो तो उद्योग बाजार के निकट। यदि एक कच्चा माल सर्वसुलभ है तो कच्चा माल स्थानिक है तो दोनों शुद्ध हैं तो उद्योग बाजार के निकट स्थापित होगा। तो यहाँ पे अगर पहला यदि कच्चा माल स्थानिक तथा शुद्ध हो तो बाजार के निकट ही स्थापित करेंगे। यदि दोनों कच्चा माल स्थानिक तथा ह्रासमान है तो त्रिभुज के आधार पर हो जाएगा। ह्रासमान होने पे त्रिभुज के आधार पर होगा। यदि कच्चा माल सर्वसुलभ है तो उद्योग बाजार के निकट ही स्थापित हो जाएगा। यदि कच्चा माल स्थानिक है तथा भार ह्रासमान है तो उद्योग कच्चा माल के निकट ही स्थापित होगा। यदि कच्चा माल स्थानिक है लेकिन ह्रासमान है तो कच्चे माल के पास होगा। और यदि कच्चा माल स्थानिक तथा ह्रासमान है तो उद्योग की स्थापना त्रिभुज के आधार पर होगी। तो ये वाला जैसे लोहा, चीनी, कागज, एल्युमिनियम उद्योग। यदि दो कच्चे माल सर्वसुलभ हैं तो उद्योग बाजार के निकट। यदि एक कच्चा माल सर्वसुलभ हो दूसरा कच्चा माल स्थानिक है तो और दोनों शुद्ध हों तो उद्योग बाजार के निकट ही होगा। और इतिहासकार दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए करते हैं, जबकि भौतिकविद आगे। तो ये पीटर हैगेट ने कहा था। सैटेलाइट है, इनसेट भारत का है। कॉम्पास जो है चीन का है। घूस जो है यूएसए का है। और GOMS रूस का है, जबकि GMS जापान का है। अंतर ये है कि रूस वाले में GOMS है जबकि इसमें GMS। भारत का IRS, लैंडसेट USA, स्पॉट फ्रांस, नोवा USA, इकोनोस USA। अवस्थिति देखिए, IRNSS भारत का है नाविक, GPS USA का है। GPS को भारत में नाविक के नाम से जानता है, IRNSS। और कंपास जो चीन का है, OJSS जापान का है। और GALITE यूरोप का है, जबकि ब्यूडी चीन का है। नदी का अपर्दन शक्ति, जब नदी का ढाल तथा आयतन अधिक होता है तो निश्चित ही नदी वेग अधिक होता है। जब नदी का ढाल तथा आयतन अधिक होता है तो निश्चित ही नदी वेग अधिक होता है। यदि तीव्र वेग के साथ यथेष्ट बोझ भी सुलभ है तो अपर्दन सर्वाधिक होगा। तो जब नदी का ढाल तथा आयतन अधिक होता है तो निश्चित ही नदी वेग अधिक होगा। यदि नदी का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी अपर्दन शक्ति 4 गुनी हो जाएगी, और नदी का वेग 4 गुनी कर दिया जाए तो अपर्दन शक्ति 16 गुनी हो जाएगी।
छठी शक्ति का सिद्धांत क्या है? इसी सिद्धांत के अनुसार नदी की परिवहन शक्ति नदी के वेग में छठी शक्ति का अनुपात होती है, अर्थात यदि नदी के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो परिवहन शक्ति 64 गुना हो जाएगा। छठी शक्ति का सिद्धांत हो। ऊपर कहा गया था जब नदी का ढाल, यह अपरदन शक्ति है, जब नदी का ढाल तथा आयतन अधिक होता है तो निश्चित ही नदी का वेग अधिक होगा। यदि वेग तीव्र है तो बोझ भी अधिक होगा, यानी कि अपरदन सर्वाधिक होगा। यदि नदी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी अपरदन शक्ति होगी 4 गुना हो जाएगी, और नदी का वेग चौगुनी कर दिया जाए तो अपरदन शक्ति 16 गुनी हो जाएगी। लेकिन छठी शक्ति का सिद्धांत के अनुसार नदी की परिवहन से संबंधित है, वो अपरदन से है, जो नदी का अपरदन शक्ति वाला 4 गुनी होगा। लेकिन ये छठी शक्ति का सिद्धांत परिवहन से, इतना अंतर रखिएगा यार कि परिवहन जो है 64 गुना हो जाएगा। अगर नदी का वेग को दुगुना करेंगे तो परिवहन 64 गुना हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ नदी का ढाल तथा आयतन अधिक होता है तो निश्चित ही नदी के वेग अधिक होगा। यदि नदी के वेग के साथ अटैच्ड बोझ भी है तो मतलब अपरदन सर्वाधिक होगा। यदि नदी का वेग यहाँ दुगुना करेंगे तो अपरदन 4 गुना, लेकिन यहाँ नदी का वेग दुगुना करेंगे तो परिवहन 64 गुना। परिवहन शक्ति माने जो बोझ को ढोता है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। तो जब वायु का तापमान कम होगा तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, जब तापमान बढ़ जाता है तो सापेक्ष आर्द्रता कम होगी। यानी दोनों में विपरीत संबंध है, तापमान और सापेक्ष आर्द्रता में। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ये प्रति इकाई पूछा गया जाए तो निरपेक्ष हो जाएगा, प्रति इकाई मतलब निरपेक्ष, और इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। वायुमंडल के प्रत्येक भाग में निश्चित आयतन के क्षेत्र में पाई जाने वाली नमी को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब सापेक्ष यानी रिलेटिव, ये किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान में उसी वायु के जलवाष्प से धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जो सापेक्ष आर्द्रता होता है, किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी ताप पर वायु की जलवाष्प अवशोषण करने की क्षमता, इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। उसे कैसे व्यक्त किया था? निरपेक्ष को ग्राम प्रति घन मीटर में, लेकिन इसे प्रतिशत में। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। ये इंपॉर्टेंट है। कितना? 45%। जब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए उछलते हैं तो इसी को कर्षण कहते हैं। चट्टान के टुकड़े जल के साथ नदी की तली पर उछल कर स्थानांतरित होते तो इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। फुदकने की क्रिया मंद गति से होती है। और रेडकेंटन क्या है? भूसन्नति के दोनों ओर या किनारों पर 2 पर्वत श्रेणियों के निर्माण हुआ, जिन्हें कोबर ने रेडकेंटन कहा। भूसन्नति के दोनों किनारे पर 2 पर्वत श्रेणी को ही रेडकेंटन कहा। कोबर के भूसन्नति के दोनों पार्श्व सरकते हैं। वहीं जब स्वेस ने क्या कहा? स्वेस ने कहा एक पार्श्व सरकता है जिसे पृष्ठ प्रदेश तथा एक प्रदेश स्थित रहता है जिसे अग्रदेश कहा। स्वेस ने कहा, जबकि कोबर ने कहा दोनों सरकते हैं। स्वेस ने कहा नहीं, एक सरकता है एक स्थिर रहता है। तो जिस पृष्ठ प्रदेश जो सरकता है और जो स्थिर रहता है उसे अग्रदेश। महासागरीय निक्षेप क्या है? स्थलीय भूमिज पदार्थ धरातली भाग पर अपक्षय की क्रिया के कारण चट्टानों में विद्यमान तथा वियोजन होता है, जिस कारण चट्टान बारीक या बड़े कद में बिखर जाते हैं, जिन्हें भूमिज पदार्थ कहते हैं। इन्हें बजरी रेत पंख में बांटा गया। जैसे बजरी 2 से 256 मिमी होता है व्यास वाले, गोलात्म का व्यास 256 से अधिक होता है, गोलात्मिका 64 से 256 होता है, गुटिका 4 से 63 में और कड़िका 2 से 3। तो अगर इसको अंग्रेजी में देखेंगे, बोल्डर बोलते हैं गुलास को 256, बोल्डर गुलास की 256 mm से अधिक। फिर आएगा कोबल, इसी बोलते हैं गुलास्मिका, ये 64 से 256। फिर आएगा पेबल यानी गुटिका 4 से 63। फिर आएगा आपका कड़िका यानी ग्रेनू, ये आएगा 2 से 3 मिमी। ये रेत लेंगे तो रेत 1 mm से लेकर के 1/6 mm व्यास वाली कड़क को कहते हैं। अत्यधिक मोटी 1 mm, मोटी 0.5 mm, मध्यम रेत 0.25, बारीक 0.125 और अत्यधिक बारीक 116 मिमी होता है। 1:16। 1.17 mm से 1:256 mm व्यास को सिल्ट कहते हैं। 1.257 से अथवा 1.217 mm वाले व्यास वाली कड़ों को मृत्तिका कहते हैं। मृत्तिका से भी छोटे होते हैं, उन्हें पंख या कड़ कहते हैं। तो इस प्रकार 1.17 mm से 1.256 mm व्यास वाले कड़ का सिल्ट तथा 1.257 mm से 1.8192 mm व्यास वाले कड़ों को मृत्तिका कहते हैं। पंख के कड़ मृत्तिका से भी छोटे होते हैं। जो पंख होते हैं सबसे छोटे होते हैं। मृत्तिका एक संयोजन तत्व है। इन पदार्थों का निर्माण धरातल पर विद्यमान के विघटन के कारण हुआ है। मृत्तिका तथा पंख का निक्षेप शांत जल में होता है। इनका जमाव 100 से 1000 फैथम के बीच होता है। मरे महोदय ने पंख को रंग के आधार पर 3 भाग में बांटा। नीला पंख जिसमें लोहा के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों से युक्त 35% चूना होता है। लाल पंख लोहे के ऑक्साइड से युक्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें 32% होता है। हरी पंख नीली पंख के सागरीय रासायनिक अपक्षय के कारण रंग में परिवर्तन से हरी पंख का निर्माण होता है। इसमें पोटेशियम सिलिकेट तथा लोहा पाया जाता है। लोहे का अंश ग्लाइकोटन यानी 7 से 8% पोटास, 7 से 8% चूना, 50% तक पाया जाता है। 100 से 900 फैथम गहराई में पाया जाता है। निक्षेप स्थलीय या भूमि निक्षेप, बजरी रेत सिल्ट मृत्तिका या फिर पंख।
नीली, हरी, लाल पंख ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेप पंख होते हैं। जैविक निक्षेप अगर पूछा जाए, जैविक पदार्थ वाला निक्षेप, तो नेरेटिक निक्षेप और पैलेजिक। चूना पदार्थ में कौन आते हैं? टेरोपॉड और ग्लेवेजना। सिल्का पदार्थ में रेडियोलेरियन और डाइटम। तो जैविक वाले में नेरेटिक और पैलेजिक, चूना में टेरोपॉड, ग्लोवेजना, सिल्का में रेडियोलेरियम, डाइटम। अजैविक में लाल मृतिका, उल्का धूलि। तट या तटतल वासी या नेरेटिक पदार्थ के अंतर्गत जीवों के अस्थिपंजर, वनस्पति के अवशेष शामिल किए जाते हैं। महाद्वीपीय मैग्नेटाइट में मिलते हैं। पैलेजिक में विभिन्न प्रकार के शैवाल के जो अवशेष होते हैं, शैवाल जो होते हैं उनके अवशेष होते हैं। वास्तव में ये पदार्थ पंख के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें उज कहते हैं। पंख सबसे छोटे होते हैं, मृतिका से भी छोटे होते हैं। भूमि स्थिर उपग्रह क्या है? भूमि स्थिर उपग्रह प्रक्षेपयान, अंग्रेजी के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV ऐसा बहुचरण रॉकेट होता है जो 2 टन से अधिक भार उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है, जो विषुववृत्त या भूमध्य रेखा को सीधे में होता है। थर्मोक्लाइन 300 से 1000 मिमी पर तापमान घटेगा। विषुववृत्त रेखा का सतही तापमान 27 अंश सेंटीग्रेड रहता है। थर्मोक्लाइन 300 से 1000 मीटर परत का तापमान है, परंतु 1097 मीटर की गहराई पर 4.60 सेंटीग्रेड रहता है। 1829 मीटर गहराई पर 3.3 सेंटीग्रेड और 3658 मीटर पर 1.6 सेंटीग्रेड। थर्मोक्लाइन तापमान से, पाइकोक्लाइन घनत्व से, हाइक्लोक्लाइन लवणता से। 1 KS तो 9 से 32 km, स्पार्ट 3 832, लैंडसेट 705, जबकि इनसेट सीरीज जो होती है वो 36,000 km, यानी इसी बोलते हैं भू स्थितिकी उपग्रह। अब देखिए क्रमवर्ती अफवाह क्या होता है। अनुवर्ती सरता, इसमें अंधैक अनुवर्ती, पार्श्ववर्ती अंधैक। अनुवर्ती सरता सबसे पहले उद्भव होते हैं, ये धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप बहते हैं। अनुवर्ती सबसे पहले होते हैं और धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुवर्ती। और परवर्ती क्या होते हैं? ये अपनति कटक या अग्र का अनुसरण करते हैं, अक्ष का अनुसरण करते हैं। प्रति अनुवर्ती सतह विपरीत दिशा से अनुवर्ती के प्रवाहित होते हैं, परवर्ती से समकोण पर मिलते हैं। प्रति अनुवर्ती ये विपरीत दिशा से होते हैं, अनुवर्ती के प्रवाहित होते हैं और परवर्ती से समकोण मिलते हैं। नवानुवर्ती क्या होता है? तो नवानुवर्ती जो होते हैं ये प्रधान अनुवर्ती सरता की प्रवाह दिशा की अनुरूप दिशा में प्रवाहित होने वाली सरताओं को नवानुवर्ती कहते हैं। यानी प्रधान अनुवर्ती सरता की प्रवाह दिशा के अनुरूप ही प्रवाहित होने वाली सरता को कहते हैं। प्रधान अनुवर्ती की तुलना में नवानुवर्ती का उद्भव बहुत बाद में होता है। नवानुवर्ती सरता का उद्भव वलित संरचना पे द्वितीय अपर्दन चक्र समय होता है। प्रथम अपर्दन चक्र के दौरान वलित पर्वत की अपर्दन के कारण उच्चावच प्रतिलोमन हो जाता है, जिसके कारण अपनतियों के स्थान पे अपनति घाटियाँ और अवनतियों के स्थान पे अवनति कटक का निर्माण होता है। तो अवनति तथा अपनति पश्चिमी दिशा में क्रमशः अपनति कटक और घाटी में बदल जाता है। परिणाम स्वरूप अपनति घाटियों में अंधैक सरताओं का आविर्भाव होता है। प्रथम अपर्दन चक्र अंत में इन आकृतियों का अपर्दन होने से समतलीकरण के फलस्वरूप संप्राय मैदान का निर्माण होता है। द्वितीय अपर्दन चक्र के प्रारंभ होते ही प्रारंभिक मौलिक अवनतियों में सरताओं का आविर्भाव होता है, जो नवानुवर्ती कही जाती है। भारत का मौसम मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप पर दर्शाया जाता है। जो भारत का मौसम मानचित्र है वो मर्केटर प्रक्षेप है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग 2 प्रमाणिक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप है। रोमानिया बाल्कन देश में आता है। 49वीं अक्षांश विभाजन रेखा कनाडा USA में है। 49वीं हाईलैंड की मुख्य विषमता है, ये निम्न भूमि है हाईलैंड। और फिर आता है अक्रमवर्ती अफवाह तंत्र, पूर्वगामी अफवाह तंत्र है, पूर्वरोपित अफवाह तंत्र है। पूर्वरोपित में संरचनात्मक महत्व नहीं होता है, वरन मार्ग में उत्थान होता है और उत्थान कर देती है। पूर्वरोपित सरता अपनी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती है, चाहे वे किसी भी प्रकार की संरचना हो। नागासाकी क्यूशू द्वीप पर है। नागासाकी कहाँ पे है? क्यूशू द्वीप पे। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जावा द्वीप पे। मरमरा सागर एशियाई व यूरोपीय टर्की के भाग को अलग करती है। मरमरा एशियाई व यूरोपीय टर्की को। कायांतरित स्लेट है, फाइलाइट सिस्ट कायांतरित है। निम्न को कायांतरित सेल है जो अवसादी से बना है, तो बलुआ पत्थर। 1500 मीटर से अधिक ऊंचा सदाबहार पतझड़ वाले वन होते हैं। 1500 से 2500 मीटर ऊंचा शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जैसे ओक, देवदार, कार, वर्ष, मैपिल। 1500 से 2500 और 2500 से 4500 पे समकोणधारी वन पाए जाते हैं, जैसे फर, स्प्रूस, चीड़, ये सब होते हैं। सोनोवर और ब्लूपाइन। 4500 से 4800 मीटर पर टुंड्रा तूल वनस्पति। 4800 से अधिक पर बर्फ जमी रहती है। तो 1500 से अधिक सदाबहार पतझड़। 1500 से 2500 मीटर पे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती, जैसे ओक, देवदार, कार्क, मैपिल। 2500 से 4500 कोणधारी वन, फर, स्प्रूस, चीड़, ये सब कोणधारी। सनोवर, ब्लूपाइन। 4500 से 4800 पे टुंड्रा तूल वनस्पति, जैसे घास, काई, लीचिन। 4800 पे बर। 1789-80 अनुवर्त योजना चली, प्रणेता रेनगट फिश। लेकिन इस लोकप्रिय एशियन ड्रामा लेखक नोबेल विजेता गुन्नार मेंडल को कहा जाता है।
भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी किसी स्थान विशेष के सापेक्ष स्थित रहते हैं। उपग्रह का उपयोग दूरभाष, टेलीविजन सिग्नल आदि के रूप में करते हैं। यदि इस प्रकार 3 उपग्रह भू स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाएँ तो ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण पृथ्वी से एक साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। निम्न भूकक्षीय उपग्रह जो होते हैं 200 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक अंडाकार कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। आजकल ज़्यादातर उपग्रह इसी वर्ग में छोड़े जाते हैं, 200 से 600 में, यानी निम्न भूकक्षीय। दीर्घवृत्तीय कक्षा वाले उपग्रह इस श्रेणी के उपग्रह 184 किलोमीटर से लेकर के 39,834 किलोमीटर की ऊंचाई पर रेंज में परिधि में परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन इसमें जैसे उदाहरण के रूप में मोलनिया है 731। दूर संवेदी उपग्रह 500 से 100 किलोमीटर, खनिज संपदा, कृषि, वानिकी, सागर आदि, इसे पोलर सन ऑर्बिट भी कहते हैं। भू प्रक्षेपक उपग्रह समुद्री लहरें, तूफानी हवा, तूफान के कारण का पता भू प्रक्षेपक उपग्रह ही लगाते हैं। इन्हें टोहक उपग्रह भी कहते हैं, जैसे भारत का कार्टोसैट 2 सैनिक उपग्रह। हॉकबैक, जब परतदार सेल में लावा गुंबद का प्रवेश होता है तो अपरदन के बाद मुलायम सेल कट जाती है तथा अपेक्षाकृत अवरोधक सेल भाग संकरी एवं लंबी कटक में बदल जाता है। इस प्रकार से बने स्थल रूप को हॉकबैक कहते हैं। जब परतदार सेल में लावा गुंबद प्रवेश होता है तो अपरदन के बाद मुलायम सेल कट जाती हैं तथा अपेक्षाकृत अवरोधक सेल भाग संकरी एवं लंबी कटक के रूप में बदल जाती है। इसी प्रकार के स्थल रूप को हॉकबैक कहते हैं। हॉकबैक लंबी पतली श्रेणी के रूप में होता है और एंडोलुसाइड का मुख्य धारक तथा भारत में उपलब्ध कुल मात्रा का 78% पाया जाता है। एंडोलुसाइड वाकर संचरण अस्थानीय तथा मौसमी हवाओं मानसून का संचलन बनाया जाता है। इनका विचलन में पूर्व में पश्चिम दिशा से उष्ण कटिबंधीय पवन कटिबंधीय प्रवाह अधिक महत्वपूर्ण है। इसी पूर्व पश्चिम पवन संचरण को वाकर संचरण कहते हैं। तो अस्थानीय तथा मौसमी हवाओं मानसून का संचरण बताया जाता है। इन विचलन में पूर्व से पश्चिम दिशा में उष्ण कटिबंधीय पवन का कटिबंधीय प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। इसी पूर्व पश्चिम पवन संचरण को वाकर संचरण कहते हैं। वाकर संचरण पवन संचार की एक संवहनी कोशिका है जिनका निर्माण उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में दाब प्रवणता के कारण होता है। 2 से 3 वर्ष के अंतराल में इस पूर्व पश्चिम दाब प्रवणता, जिसे सामान्य दशा कहते हैं, में विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात दाब पश्चिम से पूरब हो जाती है। इस तरह दाब प्रवणता एवं पवन संचार में उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसे वाकर महोदय ने दक्षिणी दोलन कहा है। तो इसी को दक्षिणी दोलन कहते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं वाकर संचरण क्या है। स्थानीय तथा मौसमी दशाओं हवाओं यानी मानसून का संचरण बताया है वाकर संचरण। इन विचलन में पूर्व से पश्चिम दिशा में उष्ण कटिबंधीय पवन का कटिबंधीय प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। इसी पूर्व पश्चिम पवन संचरण को वाकर संचरण कहते हैं। वाकर संचरण पवन संचार की एक संवहनी कोशिका जिसका निर्माण उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में दाब प्रवणता के कारण होता है। 2 से 3 वर्ष के अंतराल में इस पूर्व पश्चिम दाब प्रवणता, जिसे सामान्य दशा कहते हैं, कि विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात दाब पश्चिम से पूरब हो जाती है। इस दाब प्रवणता एवं पवन संचार में उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसे वाकर महोदय ने दक्षिणी दोलन कहा। तो वाकर संचरण को ही दक्षिणी दोलन कहते हैं। दाब प्रवणता या हवा जो पूरब से पश्चिम चलती है 2 से 3 वर्ष में बदल जाती है या पश्चिम से पूरब बहने लगती है। जो पूरब से पश्चिम बहती है वही पश्चिम से पूरब बहने लगती है। इसी को दाब प्रवणता को क्या बोलते हैं, वाकर संचरण, या इसी को बोल देते हैं हम लोग दक्षिणी दोलन। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो ज्योग्राफी TGT PGCT से संबंधित। नमस्कार, धन्यवाद।